Hello students, welcome to the class. Today I am going to teach you first unit of plus one physics syllabus, that is physical world and measurements. It is out of one of your 10 units in the physics syllabus. So first unit includes two chapters, introduction, physical world, and second units and the measurement. Today I will discuss first chapter and second chapter I will discuss in the second lecture. Okay, so we'll start with the physical world. Physical world क्या है? Everything we see around us, whatever the things we have around us, is a physical world, or it is these are the things which we can sense with our five sensory organs, right? तो वो physical world है. And the physical world जो है वो एक some laws के अंदर जो work कर रहा है, right? उसको हमने study करना है. That is called physical sciences. Okay, so next term I have written over here is philosophy. ओके, सो फिलॉसफी जो है ये हमारा सोचने का तरीका है किसी चीज़ के बारे में. वो चीज़ कोई भी हो सकती है, राइट? इट मे बी एनी पर्सन, इट मे बी एनी सोसाइटी, एंड इट मे बी एनी फिनोमेना, और इट मे बी अ होल यूनिवर्स. सो दैट इज़ द फिलॉसफी, आवर वे ऑफ थिंकिंग. तो उसमें क्या होता है कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, राइट? सो हमारा अपना दिमाग है, वो कैन थिंक एनीथिंग, राइट? वो जो रेलेवेंट भी हो सकता है और इरेलेवेंट भी हो सकता है, राइट? जो फैक्चुअल है या नहीं भी हो सकता है. ओके, बट जो उसका एक फिलॉसफी का एक पर्टिकुलर पार्ट रहता है विच इज सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, उसको हम कहते हैं साइंस. ओके, तो साइंस जो है, ये जो वर्ड है ये बना हुआ है साइंशिया से. इट इज़ द लैटिन वर्ड, यहाँ से इसका ओरिजिन है. तो इसका मतलब होता है टू नो और टू गेट द नॉलेज. ओके, सो साइंस क्या है? इट इज़ अ वेल ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक नॉलेज है विच इज सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, और वेरीफाइड थ्योरी होती है ये. ओके, सो कोई भी हमने फिनोमेना ऑब्जर्व किया है तो उसके पीछे जो थ्योरी वर्क कर रही है उसको हम वेरीफाई करते हैं. दैट इज अ साइंस. और बाय डेफिनेशन साइंस है, साइंस क्या है? इट इज एन ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक फॉर्मुलेटेड नॉलेज अबाउट वेरियस नेचुरल फिनोमेना obtained थ्रू द ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल एंड वेरिफिकेशंस. ओके, सो साइंस जो है एक सिस्टमेटिक नॉलेज है और एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है. इसकी दो कैटेगरीज हैं. बायोलॉजिकल साइंसेज, जिसको हम लाइफ साइंसेज भी कहते हैं, साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स. इसमें हम प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में डिस्कस करते हैं. ओके, दूसरा हमारे पास है फिजिकल साइंसेज. इट इज़ द साइंस ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स, राइट? मैटर एंड मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. इसकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, राइट? जैसे यहाँ मैंने कुछ लिखी हुई हैं. फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, जियोलॉजी यानी कि अर्थ के बारे में, राइट? एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी अबाउट द स्पेस, एरोनॉटिक्स, राइट? सो जो हमारे ये एविएशन ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी जो है, और भी बहुत सारे इसकी कैटेगरी आ जाती है. ओके, सो आगे प्रोसीड करने से पहले जो है फिजिक्स के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं तो एक टॉपिक है साइंटिफिक मेथड. सो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. तो साइंटिफिक मेथड क्या है? इट इज़ द साइंटिस्ट वे ऑफ वर्किंग. एक साइंटिस्ट जो है वो एक लॉ बनाने के लिए कैसे कैसे स्टेप जो फॉलो करता है, क्या प्रोसीजर है उसका, दैट इज कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड. ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? ऑब्जर्विंग अ फिनोमेना. कोई भी प्रोसेस हो रहा है, आप जो डेली लाइफ में देख रहे हो या नेचर में हो रहा है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, सो ऑब्जर्व करने के बाद उसके बारे में हम आंसर निकालते हैं कि ये जो फिनोमेना है इसके पीछे थ्योरी क्या है वर्किंग की. ओके, पर हम डेली लाइफ में ऐसा नहीं करते हैं. आम बंदा जो है, कॉमन पीपल जो है, वो हम इतना कीनली ऑब्जर्व नहीं करती चीज़ों को, तो हम कैजुअली देखते हैं, राइट? तो हम चीज़ों को देखते भी हैं और बिना उसके बारे में सोचे आगे निकल जाते हैं. ओके, बट जो साइंटिस्ट होता है वो ऐसा नहीं होता है. ओके, वो चीज़ों को अगर ऑब्जर्व किया है तो उसके पीछे जो है उसकी हैपनिंग के बारे में थ्योरी फाउंडेड करने की कोशिश करता है. तो इसमें सिंपल सी एग्जांपल जो है वो हम ले सकते हैं न्यूटन की. ओके, सो न्यूटन ने जो ग्रेविटेशन लॉ डिस्कवर किया उसमें क्या था कि उसने देखा कि एप्पल नीचे गिर रहा है और बाकी ऑब्जेक्ट भी नीचे गिर रहे हैं, ऊपर क्यों नहीं जा रहे, राइट? उसने चीज़ ऑब्जर्व की, बहुत लोगों ने की, पर उसके बारे में काम नहीं किया. सो ही वॉज द साइंटिस्ट. उसने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, फिर उसने उसका आंसर ढूंढने की कोशिश की कि व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड दैट, और उसके बाद जो डिस्कवर हुआ ग्रेविटेशन, और उसने लॉ बनाए ग्रेविटेशन के, और बाद में जो है वो काफ़ी यूजफुल भी हुए. ओके, तो फर्स्ट है हमारी ऑब्जर्वेशन. सेकंड स्टेप में क्या होता है कि उस ऑब्जर्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन या डाटा को कलेक्ट करना. ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं? हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, खुद देखते रहते हैं बार बार चीज़ों को, राइट? हम बुक्स रीड करते हैं, राइट? समटाइम वी आस्क फ्रॉम द पीपल, जो नॉलेजेबल पीपल हैं या इंटेलेक्चुअल हैं, उनसे हम बात करते हैं उसके बारे में, राइट? वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट. इन दिस वे वी कलेक्ट द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट फिनोमेना. फिर उसके बाद हमारा पास आता है कि फॉर्मेशन ऑफ द थ्योरी, जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं, राइट?
वो जो हमारे पास डाटा होता है उसको हम सॉर्ट करते हैं, रीअरेंज करते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो उसको प्रोसेस करने के बाद जो है हम हाइपोथेटिकल थ्योरी बनाते हैं। तो हम ये बनाते हैं कि दिस मे बी द वर्किंग थ्योरी बिहाइंड दैट प्रोसेस और द फिनोमेना। ओके, अब वो थ्योरी फॉर्म करने के बाद जो है वो लॉ नहीं बनती है, उसके बाद उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना होता है। सो वेरिफिकेशन ऑफ दैट थ्योरी और हाइपोथेसिस उसको हम वेरीफाई करते हैं। तो मेनली वेरिफिकेशन जो उसकी होती है दैट इज थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स। सो एक्सपेरिमेंट हैव टू बी परफॉर्म टू वेरीफाई दैट थ्योरी। और जो फिनोमेना हुए सभी उसके सारे एस्पेक्ट जो है वो एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, उसको वेरीफाई करना पड़ता है। समटाइम दैट थ्योरी इज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट जो है उसके बारे में क्वेरी करते हैं, ठीक है, और जो भी उसके एस्पेक्ट हैं सारे एस्पेक्ट को व्यू करते हैं। अगर साइंटिस्ट से वेरीफाई हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं और थ्योरी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो जाती है, देन दैट बिकम्स अ लॉ ऑफ साइंस। ठीक है, तो अगर वो थ्योरी वेरीफाई नहीं होती है, उसमें कुछ फ्लॉज रह जाते हैं, तो उसको हम मॉडिफाई करने के लिए भेज देते हैं, उसको फिर रीटेस्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर अगर वो वेरीफाई हो जाती है एक्सपेरिमेंटली, देन दैट बिकम्स अ लॉ, अदरवाइज दे आर रीसेंट टू द मॉडिफिकेशन एंड समटाइम दैट इज डिस्कार्डेड। ओके, सो अगर वो लॉ बन गया है तो उसको जो है लोगों के सामने कैसे आता है, इट इज पब्लिश इन द फॉर्म ऑफ पेपर। ठीक है, और जर्नल्स वगैरह में, मैगजीन वगैरह में, विकीपीडिया वगैरह में जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो सभी दुनिया को हम पहुंचा देते हैं। सो इन दिस वे अ साइंटिस्ट वर्क एंड इन दिस वे अ लॉ इज फॉर्म्ड। नाउ विल कम टू द टर्म फिजिक्स विच इज इंपॉर्टेंट टू अस, बिकॉज हमने इसी को ही स्टडी करना है आज, फिजिक्स के बारे में। ठीक है, जो फिजिक्स जो वर्ड है ये लेटिन वर्ड से आया है, फिजिसिया से, या ग्रीक का वर्ड जो है वो फ्यूसिस, राइट, उससे आया है, और दोनों का मतलब जो है वो नेचर है। ओके, नेचर मीन प्रकृति। ओके, सो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स जो है एक साइंस की ब्रांच है विच डील विद द नेचर और नेचुरल फिनोमेना एंड द लॉज दोज गवर्न द नेचर। नेचर में जो लॉ प्रिवेल कर रहे हैं, जो सभी चीजें हो रही, जिन लॉज के अंडर हो रही हैं, उनकी स्टडी को हम कहते हैं फिजिक्स, राइट। हम डेली लाइफ में हमारे लिए कोई लॉ नहीं है, लॉ बनाए भी हैं तो हम फॉलो नहीं करते, ठीक है, वी डू एवरीथिंग रैंडमली, राइट, विदाउट फॉलोइंग द रूल, राइट, सिस्टमेटिक वे से नहीं करते। पर नेचर नहीं ऐसा है, ठीक है। सो नेचर जो है कुछ स्पेसिफिक लॉज के अंडर वर्क करता है, तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं फिजिक्स, राइट। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टडी ऑफ द मैटर एंड एनर्जी एंड इंक्लूडिंग द मोशन एंड द फोर्स। ओके, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। और फिजिक्स आल्सो कॉल्ड द, इट इज आल्सो कॉल्ड साइंस ऑफ मेजरमेंट्स, क्योंकि हम इस फिजिक्स में जो है अगर हम कोई मैथमेटिकली उसको हम डिफाइन भी कर रहे हैं, क्वालिटेटिवली डिफाइन कर रहे हैं, तो क्वांटिटेटिवली उसको बताते भी हैं, मेजर भी करते हैं चीज़ों को। ओके, सो देयर आर वेरियस ब्रांचेज एंड द डिसिप्लिन ऑफ द फिजिक्स, राइट। उस कुछ जो है इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, डिस्कस किए हैं, अदरवाइज ब्रांचेज में जाएंगे तो 300-400 और से ज़्यादा ब्रांचेज बन जाती हैं, राइट। सो फर्स्ट है मैकेनिक्स, राइट। सो मैकेनिक्स जो है इसमें हम स्टडी करते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो इक्विलिब्रियम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अंडर व्हाट कंडीशन दे आर एट रेस्ट, और अगर मूव कर रहे हैं व्हाट इज द काइंड ऑफ द मोशन एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ द मोशन, राइट। सो मैकेनिक्स जो है काफ़ी बड़ा एक पार्ट है ये साइंस का और फिजिक्स का कह सकते हैं, और इसमें हमने न्यूटन लॉ भी स्टडी करने हैं और द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन इज आल्सो स्टडी इन दिस पार्ट। सेकंड जो इसकी कैटेगरी में आता है वो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो जो ये पार्ट है इट स्टडीज अबाउट द नेचर ऑफ द हीट, राइट, एंड द प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ द हीट। जब हीट फ्लो करेगी एक जगह से दूसरे जगह, जो भी प्रोसेस होंगे, राइट, उसकी स्टडी को कहते हैं हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। सो हीट की नेचर है, थर्मोडायनेमिक्स जो है द प्रोसेस इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ हीट, और इसमें हम ये भी स्टडी करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह हीट जो है वो किस तरह से जा सकती है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास साउंड एंड एकॉस्टिक्स। तो इसमें हम पढ़ते हैं हम वेव्स एंड वाइब्रेशंस के बारे में, क्योंकि साउंड जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो इसको हम में स्टडी करेंगे वाइब्रेशंस, फॉर्मेशन ऑफ वेव, उसकी प्रोपेगेशन, उसकी प्रॉपर्टीज एंड द साउंड की प्रॉपर्टीज एंड द एप्लीकेशंस। नेक्स्ट जो है पार्ट फिजिक्स का वो है ऑप्टिक्स। सो ऑप्टिक्स जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ द लाइट। सो इसमें जो ऑप्टिक्स में हम स्टडी करते हैं द नेचर एंड द प्रोडक्शन ऑफ द लाइट, उसकी प्रोपेगेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस एंड डायफ्लेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ द इमेजेस थ्रू द लेंसेज एंड मिरर्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, सो दैट इज द ऑप्टिक्स। नेक्स्ट ब्रांच है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ओके, सो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है इट इज बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस। ओके, सो चार्जेस रेस्ट में है या सिस्टम ऑफ चार्ज रेस्ट में है या मोशन में है, तो जो भी उसके इफेक्ट्स होते हैं उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो
इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में दो चीज़ें आती हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। सो इलेक्ट्रिसिटी जब बात करते हैं, जब चार्ज रेस्ट में है उसके सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट होते हैं, जब चार्ज मूव करते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी साथ में आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिज्म, एंड इट आल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो हमारे पास जो है 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रावायलेट हैं, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियोवेव, माइक्रोवेव्स, ठीक है। सो दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसकी प्रोडक्शन, इसकी स्टडी जो है दैट आल्सो फॉल्स इन दिस कैटेगरी ऑफ द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। नेक्स्ट जो पार्ट है फिजिक्स का वो है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। तो इसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, राइट। तो न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें क्या हैं, राइट। और स्टडी करते हैं हम इसका मॉलिक्यूलर फिजिक्स, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एटम्स। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है मॉडर्न फिजिक्स। तो यहाँ तक जो पहले स्टडी किया हमने, जहाँ यहाँ लिखा है पोस्ट न्यूटोनियन फिजिक्स और द न्यूटोनियन फिजिक्स, ये पार्ट आती है क्लासिकल फिजिक्स में, ठीक है। जनरली दे आर एप्लीकेबल फॉर द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो जब जैसे एडवांसमेंट होती गई साइंस में, तो हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल डिस्कवर हुए। जो ये छोटे पार्टिकल जो होते हैं दे आर नॉट फॉलोइंग द लॉज ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने जो है एक और मैकेनिक्स बनानी पड़ी, जिसको कहते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स, राइट। सो इसके बारे में यू स्टडी एट द हायर क्लासेस। तो मॉडर्न फिजिक्स में जो है दो पार्ट्स इसके हम स्टडी करते हैं मॉडर्न में, वो है क्वांटम मैकेनिक्स, राइट। सो इट इज द स्टडी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स और द एलिमेंट्री पार्टिकल्स, उसका बिहेवियर, ठीक है। और दूसरा पार्ट आता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, राइट। सो दिस इज द वर्क ऑफ द आइंस्टाइन, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, तो इसमें हम स्टडी करते हैं द ऑब्जेक्ट विच आर मूविंग वेरी फास्ट, राइट, नियरली विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो उसमें जो भी चेंजेस वगैरह आती हैं प्रॉपर्टीज में, वो दैट स्टडीड इन कैटेगरी ऑफ द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो नेक्स्ट जो टॉप इसका जो कैटेगरी है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। सो इलेक्ट्रॉनिक्स तो हम बहुत सारे यूज करें डेली लाइफ में, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एंड इन दिस पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स यू स्टडी द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, राइट, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं, डिजाइनिंग ऑफ सर्किट्स, माइक्रोचिप्स, एंड इन इलेक्ट्रॉनिक्स देयर आर द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द डिजिटल काउंटर टू द सुपर कंप्यूटर्स। ओके, सो इन आवर हाउसेज देयर आर वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट्स जो हम यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो है इट इज़ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स यू कैन से, राइट। तो इसमें हम स्टडी करते हैं कि हाउ वी कम्युनिकेट विद द वन पर्सन और द वेरियस पर्सन, दैट इज मास मीडिया। ओके, सो इसमें जनरली आता हमारे पास मोबाइल्स हो गए, इंटरनेट्स हो गए, फैक्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए। तो उसकी वर्किंग एंड द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग जो है, राइट, दैट वी स्टडी इन दिस पार्ट ऑफ द फिजिक्स, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ द फिजिक्स। तो फिजिक्स का स्कोप क्या है, राइट। स्कोप इज वेरी वास्ट, ठीक है, एंड द वेरी लार्ज। ओके, सो हाई स्कोप है इसका और वास्ट स्कोप है। अब ह्यूज है तो वो कैसे कह सकते हैं, क्योंकि सो ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटीज वी सी अराउंड अस जो है दैट इज इन आवर डेली लाइफ, दैट इज बेस्ड अपॉन द फिजिक्स, राइट। एवरीथिंग इज फिजिक्स। मैक्सिमम चीज़ें जो डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, उसमें जो है वो फिजिक्स ही काम कर रही है, ठीक है। सुबह उठने से पहले हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं और रात तक सोने तक हम जो है न्यूमरस जगह में, बहुत सारी जगह में हम फिजिक्स ही यूज़ करते हैं, राइट। सो फ्रॉम द एलिमेंट्री पार्टिकल टू द गैलेक्सी, जिसके छोटे छोटे पार्टिकल जिससे मैटर बना हुआ है, और गैलेक्सीज एंड द यूनिवर्स, राइट, वहाँ तक इसकी रेंज है। ओके, सो एवरीवेयर फिजिक्स इज एप्लीकेबल। ओके, सो इन एवरी टेक्नोलॉजी, नीडल बनाने से लेके कंप्यूटर बनाने के लिए, स्पेसशिप्स बनाने तक जो है वी यूज द फिजिक्स। ओके, सो फिजिक्स के प्रिंसिपल जो है उसमें जो है वो यूज करते हैं। तो वास्ट मीन कि इसकी रेंज कितनी है, राइट। इट इज एप्लीकेबल या इट इज अप्लाइड टू द पार्टिकल एज स्मॉल एज -15 मीटर सेंटीमीटर एंड इज टू -15 मीटर, दैट इज न्यूक्लियर डायमेंशन, इवन दैट स्मॉलर देन दैट, एंड टू द डिस्टेंस ऑफ द साइज ऑफ 10⁻25 मीटर, दैट इज द यूनिवर्स। Okay, so it studies the time nearly of 10⁻8 second, that is called one shake, या 10⁻22 second, it is the time that the light takes to pass through a nucleus, to the 10⁻18 years, that is the age of the sun. So this is a wide range, ठीक है। सो टाइम के लिए और डिस्टेंस के लिए, मास के लिए, ठीक है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ द स्टार ऑफ द गैलेक्सी, ठीक है, वहां तक इसकी रेंज रहती है। सो द स्कोप ऑफ द फिजिक्स इज क्वाइट हाई। सो नेक्स्ट पार्ट इज एक्साइटमेंट। ओके, सो एक्साइटमेंट क्या है, व्हाट इज द एक्साइटमेंट इन द फिजिक्स।
ओके, सो एक्साइटमेंट क्या है कि जो वेरियस फिनोमेना है उसके पीछे वर्किंग थ्योरी को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। सो दैट इज वेरी एक्साइटिंग। ओके, सिंपल एग्जांपल अगर ले लेते हैं कि अगर बॉल हमने एक दीवार में मारी है एंड बॉल वापस आ गई, राइट, हाउ इट कम्स। सो हेयर द लॉ अप्लाइज इज, दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन पेयर वाली, ठीक है। सो इस तरह से बहुत सारे लॉज हम उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सो दैट इज द एक्साइटमेंट इन द फिजिक्स। नेचर में बहुत सारी चीज़ें जिनको स्टडी करने के लिए जो है हम फिजिक्स की हेल्प लेते हैं, राइट। सो इन्वेंटिंग न्यू थिंग्स, ओके, नवी चीज़ें, टेक्नोलॉजी इतनी सारी बढ़ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट की हुई हैं साइंटिस्ट ने, राइट। एंड मेकिंग द वेरियस डिवाइसेस, ओके, मशीन्स, ओके, समटाइम द फेलियर ऑफ द प्रीवियस थ्योरी, ओके, थ्योरी जो हमने डिवाइस की है वो फेल हो जाती है साइंस की, ओके, हमें न्यू थ्योरी बनानी पड़ती है। सो दैट इज आल्सो एंड एक्साइटमेंट इन द फिजिक्स, कि इस तरह से जो हमारे पास काम जो खत्म नहीं होता है तो आगे आगे स्टेप में जो वर्किंग चलती रहती है, ओके। और फिजिक्स कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक्स इन द मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स जो भाई भाई हैं, ठीक है। सो साथ साथ में जो ये चलते रहते हैं, इधर मैथमेटिक्स में काम हो रहा है, उधर फिजिक्स में काम हो रहा है। फिजिक्स के कारण जो मैथमेटिक्स में जो है वो एडिशन होती रहती है, ओके। सो द इन केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी भी कह सकते हैं क्योंकि आजकल जो है सभी जो डिवाइसेज जो हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, राइट। बायोलॉजी में भी जो है हम अगर हम मेडिसिन में भी जाएं तो बहुत सारे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यूज़ करने हैं, तो विच इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिक्स। तो अब तो जो हम अगर ब्लड की हमने स्टडी भी करनी है तो वो हमें केमिकल डालते हुए वगैरह नहीं करते हैं, हमारे पास मशीन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जहां हम जो है ब्लड का सैंपल स्टडी करते हैं, उसकी हम कंपोजिशन जो है उसमें कंटेंट स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, स्पेस में जियोलॉजी, अर्थ की स्टडी जो है, ठीक है। सिज्मोग्राफी, अर्थ में जो वेव जनरेट हो रही है, अर्थ की कंपोजिशन क्या है अंदर सारी, ठीक है ना, किस तरह से वेव जाएंगी। सो दैट इज ऑल इज रिलेटेड विद द फिजिक्स। और सबसे बड़ी बात जो है अभी जो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, ठीक है, सो वो भी जो है फिजिक्स के कारण ही है, राइट। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इन द फिजिक्स एंड उसका स्कोप एंड एक्साइटमेंट जो है फिजिक्स में बहुत है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप एंड देयर इज अ वेरी एक्साइटिंग थिंग्स इन द फिजिक्स, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट जो है वो तो इसका जो है दैट इज द बेसिक फोर्स इन द नेचर, दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, okay. So thanks for fundamental forces existing in the nature, okay. So in day to day life we come across various kind of forces, the numerous forces are there, right. So just like the muscular force जो हम यूज़ करते हैं from morning till night, right. Next is the contact force like friction, force of friction which due to which we are able to walk. इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं, मैग्नेटिक फोर्स हैं, इलास्टिक फोर्स हैं, विस्कस फोर्स हैं। विस्कस फोर्स जो है दिस इज द फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी मूविंग थ्रू द एयर और द लिक्विड, राइट। सो इस तरह से हमारे पास न्यूमरल फोर्सेज हैं हमारी डेली लाइफ में, ठीक है। बट यू आर सरप्राइज टू नो दैट कि ये सभी फोर्सेज जो हैं वो इन चार कैटेगरी में ही लाई करती हैं, राइट। ये जो चार कैटेगरी लिखी हैं इनमें से वन ऑफ द फोर्स है वो, ओके। सो कोई भी फोर्स है वो चार तरह की फोर्स के बीच में से होगी। इट्स मीन दैट देयर आर ओनली फोर बेसिक फोर्सेज एग्जिस्ट इन द नेचर, ओके। कौन कौन सी? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, राइट। इनमें से जो थर्ड एंड फोर्थ है न्यूक्लियर फोर्सेज, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, ये भी कॉमनली नहीं होती है, ये स्पेशल केसेस में है। तो नॉर्मली जो डेली लाइफ में हमारे पास जो फोर्सेज हैं वो ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ही हम फेस करते हैं। सो वो जो फोर्सेज हैं सभी आइदर ग्रेविटेशनल है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, ठीक है। बिफोर आई एक्सप्लेन दीज फोर्सेज बाय डेफिनेशन, यहाँ क्योंकि हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट ही करना है, डिटेल में स्टडी करना है, तो एक टर्म है दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज फोर्स, ओके। सो एक्सचेंज फोर्सेज आर द फोर्सेज विच आर ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ सम पार्टिकल्स। तो ऑब्जेक्ट्स को बाइंड करने के लिए कुछ पार्टिकल होते हैं जिसके थ्रू पार्टिकल ऑब्जेक्ट जो है वो जुड़े हुए हैं, जो फोर्स लगती है, ठीक है। तो इनको कहते हैं हम फीड पार्टिकल्स। तो इसका कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल जो है वो उठाता हूँ। हम सपोज देयर आर टू डॉग्स इन अ स्ट्रीट, राइट, एंड दे फाइंड अ पीस ऑफ बोन इन द मिडल ऑफ द रोड, और दोनों जो है दोनों साइड से एक एक डॉग उसको पकड़ लेता है बोन को, ओके। अब वो बोन्स के थ्रू जुड़ गए हैं, दोनों को चाहिए, दोनों नहीं छोड़ रहे, ठीक है, उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। इवन दे आर एनिमी, ठीक है, तब भी आपस में जुड़े हुए हैं, किससे? दैट इज थ्रू द बोन। सो इन द सेम वे जस्ट लाइक बोन इज देयर, उस तरह से पार्टिकल होते हैं बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जिसके थ्रू दो ऑब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं, वो पार्टिकल ही एक्सचेंज होता है, इसके एक के पास चला गया और दूसरा उससे स्नैच कर रहा है, इस तरह से पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं, ऑब्जेक्ट जुड़ जाते हैं। तो फोर्सेज जो है वो एक्सचेंज फोर्सेज हैं, ये सभी फोर्सेज जो ऊपर लिखी हुई हैं, ऑल दीज फोर्सेज आर द एक्सचेंज फोर्सेज एंड इट इज दे आर ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ सम पार्टिकल्स।
ओके, सो नाउ वी विल कम टू द डेफिनेशन ऑफ सम फोर्सेस. तो फर्स्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स. So about this you have studied in the 9th class, right? So gravitational force जो है it is the force between the two objects due to their mass. उनके मास के कारण होता है. एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय द सर इसाक न्यूटन. और उन्होंने एक फार्मूला भी दिया फोर्स निकालने का, दैट इज कॉल्ड द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज एप्लीकेबल इन एवरी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स फॉर द एवरी ऑब्जेक्ट्स वेदर दे आर स्मॉल एज द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड एज बिग एज द स्टार्स एंड द गैलेक्सीज. ओके, सो फार्मूला क्या है फोर्स निकालने का? F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्र. हेयर जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. सो ये डी नहीं आएगा, यहाँ डी एक्स्ट्रा है तो इसको आप काट देना जब लिखोगे, राइट? जी इक्वल टू 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है. एंड दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और यूनिवर्सल का मतलब आपको बता दिया, इट इज एप्लीकेबल या इट इज सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, राइट? सो ग्रेविटेशनल फोर्स अकेली अट्रैक्टिव है, इट इज अट्रैक्टिव ओनली. ओके, एंड जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स है दे फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर. इसका मतलब है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है ये ओबे करती हैं, राइट? इट इज अ सेंट्रल फोर्स. सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है द फोर्स दैट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने सन और अर्थ में से आपस में फोर्स निकालनी है, जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो अर्थ के सेंटर से और सर्थ के सेंटर से जो लाइन जॉइन कर रही है उसके अलॉन्ग एक्ट करेगी, टेढ़ी मेढ़ी एक्ट करेगी, ठीक है? सो ये हमारे पास जो है वो सेंट्रल फोर्सेस का कंसेप्ट है. नेक्स्ट है कंजर्वेटिव. ये यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, बाद में डिस्कस करेंगे. जो ग्रेविटेशन फोर्स है इट डजंट डिपेंड अपॉन द मीडियम. दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में मीडियम के इंडिपेंडेंट है. ओके, सो बीच में कोई भी मीडियम है तो फोर्स की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी. इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर. सो ये नेचर की सबसे वीक फोर्स है, राइट? ओके, सो बाकी सभी फोर्सेज जो है इससे स्ट्रॉन्ग है बट रेंज बहुत ज़्यादा है इसकी. इट इज़ वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स. जस्ट लाइक जो हमारा जियोस्टेसी सैटेलाइट है वो अर्थ के सेंटर से 36,000 किलोमीटर दूर है, ठीक है? स्टिल देयर इज़ अ फोर्स. ओके, इन द सेम वे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है. आइडली इट एग्जिस्ट अप टू इन्फिनिटी, राइट? नेक्स्ट जो उसकी प्रॉपर्टी है वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करती हैं. ये भी हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी थोड़ा डिटेल में हमने बाद में स्टडी करना है इसके बारे में, राइट? यहाँ अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा. तो इट इज़ आल्सो द एक्सचेंज फोर्स. अभी बताया कि सभी फोर्सेज एक्सचेंज है और इसमें जो पार्टिकल एक्सचेंज होता है उसको कहते हैं ग्रेविटोन, राइट? पर ग्रेविटेशन के केस में ये पार्टिकल अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, हम इसको हाइपोथेटिकल पार्टिकल को मान के चलते हैं. ओके, नेक्स्ट है इसकी एडवांटेजेस, राइट? सिग्निफिकेंस और एडवांटेजेस. तो बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं या मेरिट्स हैं. तो उसमें क्या है कि फर्स्ट एटमॉस्फेयर जो है अर्थ का वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है. तो पानी सरफेस में अर्थ में वो भी इसके कारण है. वह स्टिक विद द अर्थ, राइट? तो वो भी जो है ग्रेविटेशन फोर्स के कारण है. और भी बहुत सारे हैं कि अर्थ रोटेट करती है अराउंड द सन, राइट? डे नाइट फॉर्मेशन होनी है, सीजन फॉर्म होने हैं, राइट? तो उसमें जो रोल जो है वो दैट इज जो रहता है वो ग्रेविटेशन फोर्स का ही रहता है. तो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, फॉर्मेशन ऑफ द टाइड्स, ठीक है? सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो छोड़ रहे हैं अर्थ के अराउंड, राइट? कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक्सेट्रा, राइट? तो ये सभी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही मूव करते हैं. तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स. मेन कंट्रीब्यूशन जो यूनिवर्स की जो भी स्ट्रक्चर है उसमें ग्रेविटेशन फोर्स ने का ही मेन कंट्रीब्यूशन है. सो नेक्स्ट फोर्स जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ये जो फोर्स होती है ये चार्जेस के कारण होती है, राइट? चार्ज रेस्ट में है या चार्ज मोशन में है, राइट? उनके कारण जो फोर्स आएगी दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, राइट? तो इसको स्टडी किया था कूलम्स ने और एक लॉ बनाया कूलम्स ने कि दो चार्जेस हैं उसमें जो फोर्स लगेगी दैट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी तरह का इसका फार्मूला है, राइट? इनवर्स के लॉ ऑफ डिस्टेंसेस ओबे करते हैं. F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है? एंड इट इज कॉल्ड द कूलम्स फोर्स और इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस. यहाँ जो K है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है. इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एज वेल एज इट डिपेंड अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स चूजन, राइट? इन द सेम वे जो मैग्नेटिज्म है ये भी चार्ज के कारण ही होती है. तो जो मैग्नेटिक पोल के बीच में फोर्स होती है उसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स. उसका फार्मूला भी इसी तरह से ही रहता है, आइडेंटिकली है, राइट? m1 m2 बाय आर स्क्वायर. ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी एक्सचेंज फोर्स है एंड इट इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ द पार्टिकल कॉल्ड फोटोन. सो ये डिस्कवर हुआ है फोटोन जो है, राइट? तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये इट इज़ ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ द फोटोन पार्टिकल्स, जो उसके फील्ड पार्टिकल जो है वो फोटोन्स हैं.
तो प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की हैं, तो इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ जो है वो ग्रेविटेशन जैसे ही हैं, तो कुछ थोड़ी सी अलग हैं। पहले तो ये है कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, इसलिए करके तो ये फोर्स अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। तो इट इज़ द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। ओके, सो नियरली 10 power 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रल फोर्स है, जैसे पहले बताया ग्रेविटेशन में, कंजर्वेटिव भी है, न्यूटोनियन है, न्यूटन थर्ड लॉ ओबे मोशन ओबे करती हैं, ठीक है, एंड इट इज इनवर्स स्केल लॉ ऑफ डिस्टेंसेज, इट इज़ वेरी लॉन्ग रेंज, ठीक है। सो ये इसकी जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, तो मेन प्रॉपर्टी जो है वो आइडेंटिकल है ग्रेविटेशन के। अब इसकी एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज या सिग्निफिकेंस इसकी ये हैं कि ये हमें बताती हैं कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर जॉइंट विद द न्यूक्लियस, राइट, और ये हमें बताती हैं कि कैसे जो एटम्स हैं उससे मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो इट आल्सो प्लेज द एक्सप्लेन हाउ द फ्रिक्शन एंड द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी कम्स इनटू प्ले, राइट। नेक्स्ट जो फोर्स है दैट इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, ये जो फोर्स होती है इट इज़ द फोर्स दैट बाइंड्स द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है उनको किसने बाइंड करके रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। And concept of this force is given by a Japanese physicist Yukawa. For that he got the Nobel Prize also. तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं न्यूक्लियर फोर्स की जो बाकी फोर्सेस से अलग हैं। तो पहले तो है इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, राइट, नेचर की सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, नियरली 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, पर रेंज बहुत कम है इसकी, राइट, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो इसकी जो रेंज रहती है वो न्यूक्लियर डायमेंशन तक रहती है, वो ऑर्डर रहता है 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की। ओके, सो ये जो फोर्स है ये चार्ज इंडिपेंडेंट है पर स्पिन डिपेंडेंट है, ओके, नॉन सेंट्रल है, नॉन कंजर्वेटिव है। अब कंजर्वेशन के बारे में ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, इसके बारे में चल रहा है कि कंजर्वेटिव है या नहीं है, पर अभी तक हम यही मानते हैं दीज आर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। ओके, सो एक्सचेंज फोर्सेज हैं, ऑब्वियसली मैंने बताया एक्सचेंज फोर्सेज सभी हैं, और जो पार्टिकल एक्सचेंज होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन में या प्रोटॉन प्रोटॉन में वो है म्यूजॉन और पाई म्यूजॉन, समटाइम दे आर आल्सो कॉल्ड पायोन्स। नाउ सिग्निफिकेंसेस क्या हैं इसके, तो ये हमें बताती है हाउ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन आर जॉइंट इनसाइड द न्यूक्लियस, right, it also explains the concept of the radioactivity in some elements and also useful to obtain nuclear energy from the fission and fusion reactions. Okay, so next जो है last force है that is called the weak nuclear force. ओके, सो ये कुछ स्पेशल केसेस में होती है बिटवीन सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स, लाइक ड्यूरिंग द बीटा डिके। बीटा डिके में क्या होता है कि एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी एक जो न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में एक पार्टिकल एमिट होता है एंटी न्यूट्रिनो, राइट। साइंटिस्ट फाउंड दैट देयर इज द अट्रैक्शन बिटवीन द एंटी न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन दैट प्रोसेस। वो जो अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड द वीक न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि इट इज वीकर दैन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में होती है, ठीक है। सो इट इज आल्सो ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ सम पार्टिकल, उसको कहते हैं ओमेगा पार्टिकल, राइट। सो एक्सचेंज पार्टिकल्स का जो ओमेगा है, राइट, इट इज आल्सो डिस्कवर्ड, राइट। तो ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये इतनी वीक भी नहीं है, तो इट इज नियरली 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सो जो जस्ट लाइक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत शॉर्ट रेंज है, ठीक है, और जो ये जो फोर्स रहती है इनवर्स के लॉ ऑफ डिस्टेंसेस या नॉन कंजर्वेटिव, राइट, एंड द नॉन सेंट्रल फोर्सेज रहती हैं। तो नीचे हमारे पास ये दिया हुआ है जो रेशियो है फोर्सेस की, ग्रेविटेशनल, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्ग है, इसकी रेशियो 1 रेशियो 10⁻25, रेशियो 10⁻36 एंड 10⁻38, राइट। सो ये हमारे पास जो है वो इनकी आपस में रेशियो है फोर्सेस की। ओके, सो नेक्स्ट इज द कंजर्वेशन लॉ एग्जिस्ट इन द नेचर, राइट। सो सम लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है दो एग्जिस्ट इन द नेचर, तो उसके बारे में बेसिक लॉ के बारे में स्टडी कर लेते हैं। सो काफ़ी सारे लॉ हैं, हमने यहाँ कुछ स्टडी करने हैं, 3-4 लॉज विल स्टडी ओवर है। सो कंजर्वेशन का मतलब रहता है कांस्टेंट, ओके। सो देर आर सम फिजिकल क्वांटिटी इन द नेचर विच रिमेन कांस्टेंट under some condition or some at every condition, just like law of conservation energy. Okay, so whatever the condition may be, this law always holds, right. So कुछ लॉ जो है नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं कंजर्वेशन लॉ, उनके बारे में हम जो है आज स्टडी करना है। तो हेयर वी विल स्टडी ओनली 4 लॉज, अदरवाइज देयर आर वेरियस लॉज कंजर्वेशन लॉ जो हमारे पास फिजिक्स में या नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो उनमें से फर्स्ट जो लॉ है दैट यू हैव स्टडी इन द लोअर क्लास आल्सो, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। यू नो इट सेड दैट energy can neither be created nor be destroyed but can be transformed from one form to other form, यानी कि टोटल एनर्जी कंटेंट इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ओनली ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, एक फॉर्म दूसरे में, दूसरे तीसरे में बैक टू द सेम फॉर्म आ रही है, कोई नवी एनर्जी ओरिजिनेट नहीं हो रही है,
ठीक है ना। और हम यह कह सकते हैं कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम सम टोटल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ द एनर्जीज रिमेन कांस्टेंट व्हाट एवर इंटरेक्शन और प्रोसेस आर टेकिंग प्लेस इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर कुछ भी प्रोसेस होता रहे, टोटल एनर्जी कंटेंट जो ना बढ़ेगा ना कम होगा अगर सिस्टम आइसोलेटेड है। यानी कि आइसोलेटेड का मतलब होता है इट इज अ सिस्टम विच इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरेक्शन, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगी, बाहर से कोई एनर्जी नहीं आएगी, ठीक है। एंड दैट इज कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम। लिटरल मीनिंग का मतलब ये होता है, आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग थलग होना, राइट। सो ये सिस्टम जो है जिसका बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं है, बाहर से फोर्स नहीं लग रही है, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, सो नेक्स्ट लॉ है जो है दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको भी आपने स्टडी किया हुआ है, ठीक है। सो इट स्टेट्स दैट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द वेक्टर सम ऑफ द लीनियर मोमेंटा, मोमेंटा जो है वो मोमेंटम की प्लूरल फॉर्म में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उन सभी का वेक्टर सम ले लेते हैं, उनका मोमेंटम का सम कर लेते हैं, ठीक है। इट स्टेट दैट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटा ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है सिस्टम पे तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल गए उनके मोमेंटम का जो सम है वो चेंज नहीं होगा, दैट रिमेन कांस्टेंट। उसके सिस्टम के अंदर जो है कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी इंटरेक्शन हो, दैट डजंट मैटर, पर मोमेंटम चेंज नहीं होगा जब अगर बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं है, बाहर से फोर्स नहीं लग रही है। तो इसको हमने स्टडी किया हुआ है, इसके एग्जाम इसके बेस पे हमने एक्सप्लेन किया है रिकॉयल ऑफ द गन, रॉकेट प्रोपल्शन, बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द बोट जब उसको जंप आउट करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी इसकी एग्जांपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम की, राइट। तो उसको हम स्टडी करेंगे +1 के सिलेबस में डिटेल में। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसको भी हमने स्टडी करना है, बट ये टर्म आपके लिए बहुत न्यू है एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। सो इसको स्टडी करना है। यहाँ एक टर्म आ रही है टॉर्क। टॉर्क जो है वो है फोर्स का रोटेटिंग एक्शन, ठीक है। सो इन डेली लाइफ यू अप्लाई टॉर्क इन वेरियस थिंग्स, जस्ट लाइक अगर आपने डोर को ओपन करना है, क्लोज करना है, यू आर रोटेटिंग द डोर, वहाँ आप टॉर्क अप्लाई कर रहे हो, आप वैसे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, पर उसका जो रोटेटिंग इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड द टॉर्क। अगर हम स्क्रू टाइट करना है, ओपन करना है, तो यू अप्लाई द टॉर्क, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टॉर्क, इसको भी हमने बाद में स्टडी करना है डिटेल में, ओके। सो इसमें क्या कहता है कि जैसे लीनियर मोमेंटम है वैसे ही एंगुलर मोमेंटम है, दैट इज रोटेटिंग मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो ये लॉ क्या कहता है, अगर टॉर्क नहीं लग रही है बाहर से बॉडी के ऊपर या सिस्टम के ऊपर, तो जो एंगुलर मोमेंटम बॉडी का या सिस्टम का है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एंड दिस लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इट स्टेट दैट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन अ बॉडी देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। सो इसके बेस पे हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। आपने देखा होगा टू व्हीलर है या सिंगल व्हील है तो जब तक रोल करता रहता है दैट रिमेन अपराइट, खड़ा रहता है, गिरता नहीं है, ठीक है। अगर स्टेशनरी कर दो तो गिर जाएगा, राइट। ये जो रोटेशन उसकी कंटिन्यू रहती है व्हीकल की, टू व्हीलर की और अ व्हील की, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इन द सेम वे आपने देखा होगा स्प्रिंग बोर्ड डाइवर हैं, जो एक्रोबेट्स हैं, जो डाइवर जंप करते हैं स्विमिंग पूल में, तो हवा में ही रोटेशन प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है ना। जो एक्रोबेट्स हैं तो स्केट्स के ऊपर रोटेशन प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो जब कभी रोटेशन फास्ट कर लेते हैं, कभी स्लो कर लेते हैं। तो ये सभी जो प्रोसेस कर रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सो ये लॉ बाद में हमने स्टडी करना, डिटेल में क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से आपको। अभी अगर बात क्लियर नहीं हुई तो डजेंट मैटर, हमने इसको बाद में डिटेल में स्टडी करना है जैसे सिलेबस प्रोसीड होता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। सो ये भी सिंपल सा लॉ है। तो इट स्टेट दैट कि चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन दैट कोई भी प्रोसेस है, कोई भी रिएक्शन है, राइट, सम टोटल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। रिएक्शन से पहले जितना चार्ज था टोटल, रिएक्शन के बाद भी उतना ही होगा। किसी भी प्रोसेस से पहले जितना टोटल चार्ज था प्रोसेस के बाद भी उतना ही होगा। प्रोसेस कोई भी हो, वेदर इट इज अ केमिकल प्रोसेस, इट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस और इट इज अ न्यूक्लियर प्रोसेस, राइट। कोई भी प्रोसेस हो तो सम टोटल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। सो ये हमारे पास इंट्रोडक्टरी पार्ट था +1 के फर्स्ट चैप्टर का, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। सो पार्ट 1। सेकंड पार्ट हम यूनिट एंड डायमेंशन है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो देख हम रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं जो हमने स्टडी किया आज। तो अभी इस टॉपिक में, तो इसमें हमने स्टडी किया अभी, तो वो था हमारे पास बेसिक फोर्सेज एग्जिस्ट इन द नेचर। 4 फोर्सेज हैं हमारे पास जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग एंड द वीक न्यूक्लियर फोर्सेज, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेज, ओके। तो एक्सचेंज फोर्सेज का कंसेप्ट स्टडी किया हमने। सो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान रखना। और फीड पार्टिकल जो होते हैं सभी फोर्सेज जो है वो एक्सचेंज है। और कुछ कंजर्वेशन लॉ है, कई कंजर्वेशन लॉ है, हमने यहाँ कुछ बेसिक स्टडी किए हैं। 4 कंजर्वेशन लॉ, दैट इज द
law of conservation energy, law of conservation linear momentum, law of conservation angular momentum, and law of conservation of charge. So students, that's all for today. So we will meet in the